हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी अकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। जो टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमारा जो बेस था वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के डेप्थ पे बेस था एंड आज हम उस डेप्थ के आगे चल करके पहुंच रहे हैं अपने नए टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम पे। ये नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आ रहे हैं बिकॉज ये जैसे कि हमारा गाजी बॉडी, जैसे कि एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वैक्यूल्स एकदम कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे थे, ऐसे ये कोऑर्डिनेट करके वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आ गए हैं। तो जिन भी लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को, वो जरूर देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अच्छे हमारे जो भी टीचर्स के लेक्चर्स हैं उसके लिए। तो कंटिन्यूअसली आपसे मैं ये कहता रहता हूँ और कह भी रहा हूँ कि हमारे जो लेक्चर्स है, जो हमारी फैकल्टी से जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे, ये लेक्चर बेस्ट लेक्चर होंगे, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्यारे से टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम के बारे में चलते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को लगता होगा ये टॉपिक कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या प्लास्टिड। देखिए, ये आपके बॉडी का हिस्सा है, आपकी बॉडी का हिस्सा है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के दम पे आप जो भी एनर्जी से पढ़ रहे हैं, जो भी एनर्जी से आप अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की देन है। आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वेस्ट नॉट वेस्ट, बुरा होगा, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आप सुन रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट का यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और उस एनर्जी को बनाने वाला जो हमारा पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड हमें नहीं पाया जाता, बट प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल का, जो भी ग्रीन प्लांट्स है उनका एक बहुत बड़ा ये सेल ऑर्गेनल है। और मैं तो कहता हूं कि अगर ये प्लास्टिड नहीं है तो दुनिया ही नहीं है, क्योंकि अर्थ पे ऑक्सीजन देने वाले हमारे प्लास्टिड हैं। कैसा ऑक्सीजन देगा भाई? प्लास्टिड का फंक्शन होता है सोलर एनर्जी को कैप्चर करना और फूड बनाना। फूड नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, और प्लांट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, भले ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल्स है, तो ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए इनके। तो इनके नाम में मत जाइए, इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड है। टॉपिक हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम। तो सबसे पहले मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जी से। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो मैं अंदर की बात बताऊं आपको, इनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोलिकर। कोलिकर जी ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के पीछे इनकी एक क्यूरियोसिटी थी। वो क्यूरियोसिटी इनकी ये थी कि ये एक इंसेक्ट के बॉडी को बड़े अच्छे से देख रहे थे बैठ करके। बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता है। ये एक इंसेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो उड़ रहा था, उसको देख रहे थे। आपने भी देखा होगा कि जो इंसेक्ट होता है उसकी जो उसकी फ्लाइट मसल्स होती है, जहां से वो काफी तेज वाइब्रेट करता है अपने विंग्स को, कुछ सेकंड में वो ना जाने कितनी बार विंग्स को वाइब्रेट करता होगा। सोचने वाली बात है, एक नन्हा सा इंसेक्ट अपने फ्लिपर्स को कितनी तेजी से वाइब्रेट करता है। और कोई भी दुनिया का ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट नहीं हो जहां पर एनर्जी ना यूज होती है। शायद इसी को सोचते हुए कोलिकर जी ने उस इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, उस सेल्स को देखने की कोशिश करी। काफी मेथड थे उनके पास, स्टेन था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प ली होगी और उसके बाद उन्होंने देखा
मसल्स में बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए गए। रॉड लाइक स्ट्रक्चर, आप इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को चावल के दाने के जैसे समझिए, साइज मत समझिएगा, शेप वैसा समझिएगा, साइज तो बहुत छोटा होता है बट वैसे ही रॉड शेप स्ट्रक्चर। तब इन्होंने देखकर कहा यार ये तो एक बड़ी अजीब सी चीज और काफी वर्ल्ड दिख रहा था क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। थर्मल उन्होंने चेक किया तो उस जगह से बहुत एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। इन्होंने आइडिया लगा लिया कि भाई इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स में अगर वो पाया जा रहा है तो मोस्ट ऑफ देम वो आपकी बॉडी यानी अदर एनिमल्स की बॉडी में भी पाया जाएगा। ये कोलिकर ने डिस्कवर करके बताया। इस तरीके से कोलकर जी ने डिस्कवरी करी थी, लेकिन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नेम टर्म नहीं दिया, यानी कोलकर ने केवल डिस्कवर किया बट नेम जो दिया वो सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे। सी बेंडा, टिंडा मत समझ लीजिएगा, ये है सी बेंडा। सी बेंडा ने नेम दिया, सी बेंडा ने टर्म कॉइन किया माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कवर जो थे वो कोलिकर साहब थे जिन्होंने इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ देखते हैं। नंबर, शेप एंड साइज पर सेल आर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जिस जगह ज्यादा होगी, जिस जगह ज्यादा वर्किंग होगी, उस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाएगा। मींस जो जगह बहुत फंक्शनल है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत पाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर 0.2-1 मिलीमाइक्रोन, एवरेज 0.5 मिलीमाइक्रोन एंड लेंथ आपके एग्जाम में आनी नहीं है, लेंथ से कोई इशू नहीं है, मेन इसके डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। तो चलिए इसके डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्कवर किया था कोलिकर ने फ्लाइट मसल्स में इंसेक्ट की। सी बेंडा ने टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में ज्यादा मिलेगा जो फिजियोलॉजिकल ज्यादा एक्टिव होंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए बेहतरीन सा एचडी स्ट्रक्चर आपके लिए लिया है मैंने। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, ओरिजिनल में लगभग माइटोकॉन्ड्रिया शेप यही रखता है। चलिए समझते हैं इनको। चलिए लेते हैं। सबसे पहले आपको जब डायग्राम डिस्क्राइब करना है तो डायग्राम में बाहर से अंदर की तरफ चलना है आपको। ओके, तो बाहर से अंदर से चलते तो देखिए आपको सबसे पहले बाहर एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है। ये जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ पाई जा रही है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, जैसे श्रिंक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से, एक पिच का सा कैप्सूल होता है, कुछ वैसा दिख रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर की तरफ देखिए दूसरी आपको कलर से मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है। यानी पहली जो मेम्ब्रेन थी वो आउटर मेम्ब्रेन थी, सेकंड मेम्ब्रेन हमारी इनर मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन काफी इमेजिनेट कर रही है, अंदर की तरफ धस रही है। देखिए कैसे बता, डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करना है। एक बार डायग्राम रन कर लिया आपने तो आपने थ्योरी में कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने बताना माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड इनर मेम्ब्रेन, एंड एज यू नो कि आप देख रहे हैं जैसा वैसे ही आपको बताना है। सेकंड थिंग चलेंगे, आप देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन इमेजिनेट कर रही है। इमेजिनेट का मतलब धसना। देखिए कैसे धस रही है। इस इमेजिनेशन को हम नेम देंगे क्रिस्टी। ये जो इमेजिनेशन है इस इमेजिनेशन को बोलेंगे क्रिस्टी। ठीक है, सबसे पहले बाहर मेम्ब्रेन पे गए। बाहर मेम्ब्रेन में कुछ में खास नहीं दिखाई पड़ा, बस इतना लिखना है कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं काफी ये कन्वोल्यूशन बना रही है और इमेजिनेट कर रही है, फिंगर लाइक इमेजिनेशन हो रहा है। तो जो फिंगर लाइक इमेजिनेशन होता है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। क्लियर? आप देखेंगे, अब देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही बारे में बताना है, बाहर नहीं चलना। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक डेंस लिक्विड फील होता है। आप देख रहे हैं ब्लू कलर से लिक्विड दिखाया गया है। ये जो डेंस लिक्विड है इस लिक्विड को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये डेंस लिक्विड हमारा है मैट्रिक्स। तो यहां पर देखा जाए तो दो चैम्बर हमें दिखाई पड़ेंगे साफ साफ। एक चैम्बर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये एक्सटर्नल चैम्बर हो गया, और दूसरा चैम्बर जो हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर है वो हमारा क्या हो गया, इनर चैम्बर। और उस चैम्बर में प्रोटीनियस डेंस लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के
इनर साइड पे, इनर मेम्ब्रेन के इनर यानी अंदर के साइड पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर पूरे इनर मेम्ब्रेन पे। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन न्यूमरस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। These structure is known as F1 particle। F1 particle, कई लोग F0 पार्टिकल कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। सारी चीजें मैं आपको इनर मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा हूँ कि इनर आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ रखनी है, इनर मेम्ब्रेन फ्लूइड फील्ड है एक ल्यूमन, और इनर मेम्ब्रेन की जो इमेजिनेशन था, इस इमेजिनेशन को हम क्रिस्टी बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम का फंक्शन क्या होता है। तो F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम का फंक्शन होता है, ये ATPase नाम का एंजाइम बियर करता है। ATPase एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है बेटा, ये एंजाइम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है हमारा ATPase एंजाइम। तो ATPase एंजाइम रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इसकी मदद से ही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। रेस्पिरेशन इन द सेंस सांस लेने को मत समझ लीजिए, रेस्पिरेशन द केमिकल प्रोसेस जहां जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद ATPase एंजाइम ही रेस्पिरेशन यानी एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमारा बन गया पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, अंदर जाएंगे तो हमें न्यूक्लियस भी मिलेगा। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस तो नहीं होगा पर DNA मौजूद होता है। देखिए ये DNA मौजूद है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA है, राइबोसोम के पार्टिकल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा DNA। आप देखेंगे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ सेल समझे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA है तो इसको एज अ सेल समझ लिया जा सकता है। अगर आप इसको एज अ सेल समझ लें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की तरह दिखाई पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में जिन ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, देखिए यहाँ भी इनके पास क्या DNA मौजूद है बट यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको एज अ सिमिलर माना जाता है कि शायद प्रोकैरियोटिक सेल से ही ये हमारे तैयार हुए होंगे, इसलिए इनमें आज भी प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। तो देखिए ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले डिस्कवरी पे जाना है। डिस्कवरी पे जब आप पहुंचेंगे तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोलकर ने डिस्कवर किया था, सी बिंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर से कवर्ड है, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक चैम्बर मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर खाली चैम्बर को आप देख रहे हैं जैसे किसी समुद्र में पानी भरा हो, ब्लू कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है। इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे तो इनर मेम्ब्रेन याद रखना है आपको कि इनर मेम्ब्रेन इमेजिनेशन करते हैं और इस इमेजिनेशन को हम क्रिस्टी नाम दिया करते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं, जहां पर ATPase नाम का एंजाइम है। ये ATPase एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में DNA मौजूद होता है एंड राइबोसोम्स भी हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलिए दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के पास चलते हैं जो है कि हमारा प्लास्टिड। ओके, चलिए आ जाते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड एक कॉमन टर्म है, सभी प्लांट्स में पाया जाने वाला प्लास्टिड। हम लोग इनिशियल स्टेज पे क्लोरोप्लास्ट टर्म यूज करते थे, लेकिन बाद में अगर देखें तो ये क्या है, प्लास्टिड एक कॉमन टर्म है। प्लास्टिड प्लास्टिड भी डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, ये प्लेट लाइक भी होते हैं, रॉड शेप्ड भी होते हैं। तो दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनाइट्स। यहाँ पे ये यूग्लिनाइट्स हम याद रखेंगे। यूग्लिनाइट्स टर्म, यूग्लिना आपने पढ़ा हुआ मेरे से किंगडम प्रोटिस्टा में, यूग्लिना में भी पाया जाता है हमारा प्लास्टिड। इजिली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप, दे कंटेन सम पिगमेंट्स। देखिए प्लास्टिड कलरफुल भी होंगे, ग्रीन भी होता है। तो ये जो कलर आ रहा है ये पिगमेंट्स के कारण आते हैं। पिगमेंट्स का बायोलॉजी में पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल हो गया,
गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ये पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए प्लास्टिड की चर्चा कर रहे हैं। तो प्लास्टिड की बात करें तो जैसा कि बताया गया कि प्लास्टिड हर एक प्लांट सेल में पाया जाएगा, ग्रीन प्लांट सेल में, प्लांट सेल में पाया जाएगा। साथ ही साथ यूग्लेनाइट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनिमल एंड प्लांट दोनों जैसा बिहेव करता है, उस जगह पर भी पाया जा रहा है। चलिए प्लास्टिड के टाइप्स को जानें कि आखिर प्लास्टिड कितने टाइप्स का होता है। तो प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के प्लास्टिड मौजूद होते हैं प्लांट्स में, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हमारे कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट ये रेड, येलो, ऑरेंज, ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। एंड क्लोरोप्लास्ट तो बचपने से पढ़ते हैं, बड़ा फेमस है ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है। यानी on the basis of their pigmentation, पिगमेंट किसमें कौन सा पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट के, प्लास्टिड के हमने 3 टाइप कर डाले, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट आप देख रहे हैं कलरफुल प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, तीनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर आप देखें, कभी भी देखें किसी गार्डन में, तो आपको अगर चिली देखें तो चिली यानी कि मिर्च, चिली स्टार्टिंग फेज में जब एकदम नई नई प्लांट में लगी अभी, तो वो आपको हल्की व्हाइटिश कलर शो करेगी, वो व्हाइटिश कलर शो करेगी। लेकिन जैसे जैसे सनलाइट पड़ेगी आप देखेंगे चिली ग्रीन कलर की हो जाएगी, वो मिर्च आपकी ग्रीन कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है, वो पकड़ा है सनलाइट की प्रेजेंस में। आप कुछ दिनों बाद अगर देखेंगे तो वो जो हमारी चिली थी वो ग्रीन से रेड हो जाती है या येलो हो जाएगी। ये क्यों हो गई? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। यही एक कारण है कि फल पकने के बाद रेड हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। आप मैंगो में बात करेंगे तो मैंगो में भी अगर जो स्मॉल कैरी लगी हुई है पेड़ पे तो वो व्हाइटिश कलर की होगी, बहुत लाइट ग्रीन कलर की होगी। लेकिन जैसे जैसे सनलाइट पड़ेगी वो व्हाइटिश या ग्रीन से ग्रीन डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो राइपेंड हो गया, पक जाएगा, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, जिस कारण तो कभी भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछ लेते हैं क्यों जो फ्रूट्स होते हैं पकने पे रेड या येलो कलर हो जाते हैं, तो उसके पीछे ये रीजन है। क्लियर? दूसरी बात, अगर नेचुरली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन लीव्स में सभी ग्रीन पार्ट्स प्लांट में मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट रेड और येलो ऑरेंज है, यही क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप के जो कलर्स के आप फ्लावर्स देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, है ना, रोज में रेड कलर। तो ये जो पिगमेंट आप कहीं पर भी देखें प्लांट में कि अगर ये फूल इस कलर का दिखाई पड़ रहा है, दैट्स मीन उस जगह पे क्रोमोप्लास्ट पाया जा रहा है। एंड ल्यूकोप्लास्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा ऐसे, लेकिन आप न जाने कितने ल्यूकोप्लास्ट सैलेड के फॉर्म में खा जाते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है स्टोरेज का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, डायग्राम की बात करते हैं। तो जो चीजें मैंने बताई आपको कौन कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रखता है। ओके, क्रोमोप्लास्ट है तो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ये याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट में जो कलर आ रहा है कैरोटीन से आ रहा है, ज़ैंथोफिल से आ रहा है, ये कलरफुल पिगमेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए जैसे मैंने बोला था इनका फंक्शन बेसिकली स्टोरेज से होता है, तो कैसे स्टोरेज से? स्टोरेज के यहाँ पे 3 टाइप कर डाले हमने। क्या क्या कर डाला? पहला एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को करता है। एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टार्च को स्टोर करना। एलियोप्लास्ट ऑयल का स्टोरेज करता है, जो भी फैट या ऑयल, अगर हम मस्टर्ड के ऑयल निकालते हैं, सरसों से तेल निकालते हैं, तो सरसों के अंदर जहां स्टोरेज किया गया होगा ऑयल का, वो हमारा एलियोप्लास्ट है। एंड लास्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। ये लर्न कैसे करें? देखिए आप याद रखें, एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, इसका फंक्शन होता है स्टार्च का डाइजेशन करना। तो उस स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिए एमाइलोप्लास्ट का ये स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, ये एंजाइम एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का डाइजेशन करेगा, स्टोरेज करेगा। एलियोप्लास्ट में देखिए आईओ लगभग ऑयल जैसा लग रहा है, तो ऑयल जैसा है तो ये लिपिड का या ऑयल का स्टोरेज करेगा।
एल्यूरोप्लास्ट, याद करिए आपने मेरे से मोनोकाट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जहां पर एल्यूरोन नाम की एक लेयर पाई जाती थी, प्रोटीन रिच लेयर। याद करिए प्रोटीन रिच लेयर मेज सीट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। उस एल्यूरोन से याद रखिएगा प्रोटीन रिच लेयर थी, तो यानी ये प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। तो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हो गए। एमाइलोप्लास्ट याद रखना है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता था? स्टार्च का डाइजेशन, तो यहां पे तुम्हें ऐड करना है कि स्टार्च का स्टोरेज करेगा। एलियोप्लास्ट ऑयल जैसा ओवाई मिल रहा है तो ये ऑयल का स्टोरेज करेगा। एंड एल्यूरोन लेयर याद रखिए तो एल्यूरोप्लास्ट यानी प्रोटीन को स्टोर करने का काम करेगा। चलिए, लेकिन अगर डायग्राम जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायग्राम को क्लोरोप्लास्ट में पूछा जाएगा। चलिए उस डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। एक बेहतरीन सा डायग्राम आपके लिए जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये क्लोरोप्लास्ट को कट किया गया है। पहले अपर साइड से ऐसे वॉइड को अगर आप कभी कट करते हैं तो पहले ऊपर कट किया और इधर कट किया, तो अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। ये जो इनर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एक्सप्लेन किया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, दैट सेम एज क्लोरोप्लास्ट आल्सो कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है। दोनों मेम्ब्रेन से जुड़े आपको कोई टर्म्स यूज नहीं करने हैं। तो आउटर भी स्मूथ है, इनर स्मूथ है। आप लेयर को छोड़ दीजिए, अंदर जाएंगे तो आपको देख रहे हैं कि क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर मिला। ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आप क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेकॉइड। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को थैलेकॉइड बोल रहे हैं। और जब यही क्वाइन जब स्टैक बना देती है, यानी कि सिक्के का ढेर बन गया, जब सिक्के का ढेर बन गया तो इस पूरे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, जैसे पूरा ढेर देख रहे हैं आप, ये पूरा ढेर, इस पूरे ढेर को हम बोलेंगे ग्रेना। इस पूरे ढेर को हम नाम देंगे ग्रेना। पूरा ढेर लग गया। तो जब सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर था तो थैलेकॉइड है, एंड जब ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड हो जाएगा तो इसको हमने बोल दिया ग्रेना। आप देखें जैसे चॉकलेट जैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक थैलेकॉइड बाहर की तरफ आपके क्रीम है और अंदर देखेंगे तो बड़ा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे ही हमारा दिखाई पड़ता है क्लोरोप्लास्ट। इसलिए मैंने डायग्राम आपको ऐसा रखा जो रियल में दिखाई पड़े कि हाँ आपकी एक इमेज दिमाग में बन जाए कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड करना है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जब अंदर जाएंगे तो यहाँ बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की इनर साइड पे भी एक अंदर डेंस लिक्विड फिल होता है। यहाँ पर सब लिक्विड फिल होता है और इस लिक्विड को हम देंगे नाम यहाँ पर स्ट्रोमा। लिक्विड का नाम होगा स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता था, ऐसे यहाँ पर स्ट्रोमा नाम का लिक्विड पाया जाता है। 2 थैलेकॉइड को आपस में जोड़ने के लिए बीच में मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन को हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। 2 थैलेकॉइड को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। क्लियर? तो अंदर की बात चलेंगे तो सबसे आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो आपने सीधे स्टार्ट करना है कि भाई अंदर एक डेंस लिक्विड पाया जाता है और डेंस लिक्विड का नेम क्या है? स्ट्रोमा। क्लियर? और उस स्ट्रोमा में क्या मिल रहा है आपको? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। उस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को आप थैलेकॉइड बोलेंगे। 2 थैलेकॉइड को कनेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे। एंड अगर एक थैलेकॉइड का हम ट्रांसवर्सली सेक्शन करें तो अंदर ल्यूमेन पाया जाता है। खाली कैविटी को हम ल्यूमेन बोलेंगे। बायोलॉजिकली ल्यूमेन का टर्म है खाली कैविटी। ओके, तो ये तो हमारे क्लोरोप्लास्ट साहब थे। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन में भी डीएनए पाया जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया गया था, यहाँ पर भी आपको डीएनए मिलेगा। केवल यही 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिन सेल ऑर्गेनल्स में खुद का डीएनए होता है। और जब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का डीएनए है तो उनको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है बिकॉज दोनों ही सिर्फ ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनमें डीएनए पाया जा रहा है और डीएनए जिनके पास ही पाया जाता है वो खुद अपने सेल में मेटाबोलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और आगे चलते हैं, राइबोसोम से मुलाकात करते हैं। तो हमने 2 सेल ऑर्गेनल्स की बात कर ली है। एक सेल ऑर्गेनल हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया था। दूसरा सेल ऑर्गेनल हमारा प्लास्टिड था, जहां पे 3 टाइप्स हो रहे थे। कौन कौन से टाइप्स थे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जहां पर फर्दर हमने डिवाइड किया ल्यूकोप्लास्ट को फिर, और ल्यूकोप्लास्ट हमारा एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट है ना, एमाइलोप्लास्ट में डिवाइड हुआ था। सॉरी। एंड अब लास्ट सेल ऑर्गेनल हमारा है आज के टॉपिक का, वो है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या, राइबोसोम प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली इनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आरएनए पाया जाएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आरएनए पाया जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम की बात करें तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही। अभी तक आप जो भी देख रहे हैं सब में मेम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं, लेकिन ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो विदाउट मेम्ब्रेन है। तो आपके लिए एकेडमिक के लिए क्वेश्चन तैयार होता है कि भाई आपसे पूछा सकता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो वो हमारा मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम। दूसरा क्वेश्चन, राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों सेल में पाया जा रहा है। क्लियर? तो ये दो खास बातें हैं हमारे राइबोसोम के लिए। राइबोसोम की अगर बात करें तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बिहाफ पे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बिहाफ पे हमने राइबोसोम के 2 पार्ट किए, 70s एंड 80s। ये 2 टाइप के राइबोसोम्स हैं हमारे। इस राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होती है, जैसे आप देख रहे हैं, एक ये सब यूनिट है, एक ये सब यूनिट एंड देखिए, तो ये स्मॉल सब यूनिट हो गई, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए, कि स्वेडबर्ग ने कैसे सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू इस राइबोसोम को सेग्रीगेट किया था। क्लियर? तो यहाँ पर अभी आप इतना रखिए अपने स्टैंडर्ड के लिए कि राइबोसोम के 2 टाइप्स किए गए ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। फर्स्ट 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है ये प्रोकैरियोट्स में होता है, छोटा है तो छोटी सेल्स में पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा आपको, एंड 80s राइबोसोम आपको यूकैरियोट्स में मिलेगा, बिकॉज हम लोग यूकैरियोटिक है। सिंपल सी बात है, बड़े हैं सेल्स तो बड़ी जगह बड़ा राइबोसोम पाया जाएगा। इस तरीके से हमने नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम सेल ऑर्गेनल्स को उठाया, तो हमें 3 लोगों से फिलहाल मुलाकात हुई जो थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, बिकॉज राइबोसोम ही वो सेल ऑर्गेनल्स है जहां पर या जिनकी मदद से प्रोटीन बनाई जाएगी। सवाल उठता है, सर आपने पहले वीडियो में बोला था कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, उसके लिए हमारे लिए राइबोसोम भी होंगे, डीएनए भी प्रॉपर हेल्प करेगा। तो राइबोसोम को बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है। आप ये याद रखें, 2 मैंने पॉइंट बताए थे, विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट्स में भी मिल रहा है एंड यूकैरियोट्स में भी मिल रहा है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा जाएगा। और हमारी बेस्ट फैकल्टी से ऐसे ही कंटिन्यूअसली अच्छे वीडियोस, लेक्चर्स देते रहिएगा। ओके गाइस, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।